हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 क्वेश्चंस को, 5 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक, छोटा सा उसका ट्रेलर आज हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मिसलिनियस के, जिन जो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस और आ भी सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको बने रहना है। उन क्वेश्चंस को हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप एंड तक पूरा वीडियो देखना। और आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये बताना है या सजेस्ट करना है कि क्या इन वीडियोस को हम आगे कंटिन्यू करें या नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो हम आगे भी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए इन सेशंस को लेकर आएंगे यूपी टीजीटी मैथ्स के लिए। और ये जो सेशंस हैं आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए और DSSB के लिए भी। तो ये आपको पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो क्या होगा आज के सेशन में, खास हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये आपके लिए एलटी ग्रेड में भी इक्वली यूज़फुल होंगे और साथ ही साथ DSSB के लिए भी। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो KVS TGT में भी अच्छे आ रहे हैं आंसर की के बाद, तो ये सेशन आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा फॉर योर इंटरव्यू। तो पूरा सेशन एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें जब भी मैथ्स का आप कोई सेशन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। कहीं आप अटकते हैं या आपसे स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो मेरे साथ साथ आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिएगा। कॉपी पेन लेकर आप ज़रूर बैठें। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ये इजी है, लेकिन इजी कब है, जब आपको पता होंगी कि कॉस की और साइन की जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि क्वेश्चन साइन और कॉस दोनों में है, और यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस की फॉर्म में, तो अब हमें चाहिए कॉस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। पहले हम इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया, 13 cos स्क्वायर थीटा को 12 प्लस 1 कर दिया, यानी कि 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि तो दोनों मिलाकर 13 है, लेकिन 12 में और 1 में इसको तोड़ लिया है। अब इन दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जहाँ तक सॉल्व होना था वहाँ तक हो चुका है, लेकिन अब बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की, और किसकी, कॉस की, क्योंकि क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है कॉस में। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो कॉस है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ये डायरेक्टली भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -1 से +1 होती है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वैल्यू चाहिए किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की चाहिए, कॉस थीटा की नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉस की मिनिमम वैल्यू की। अब जैसा मैंने आपको बताया, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, लेकिन जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो हमेशा कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वो चाहे कॉस का स्क्वायर हो या किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर कॉस की मिनिमम वैल्यू अगर -1 है तो कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। समझ गए? ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है ना, और मैक्सिमम 0 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की 0।
तो यहाँ पर अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 12 + 1 cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया 0, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाती है 12 आ जाती है। अब आती है मैक्सिमम वैल्यू की बात, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताई है होती है 1, तो cos स्क्वायर थीटा की भी क्या सिंपली हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आप cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, तो 12 + 1 जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 13। तो मिनिमम वैल्यू आ गई है 12 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 13। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रत्येक बल F1 + F2 और F1 - F2 का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो √F1² + F2² है, तो F1 और F2 के बीच का कोण यानी कि एंगल क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर F1 + F2 और F1 - F2 का परिमाण √F1² + F2² है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हमेशा होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको आपने सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन ये कैसे होता है वो हम यहाँ पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब अगर इन दोनों का परिमाण, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर इन दोनों का परिमाण √F1² + F2² है, इसका मतलब है कि इनका बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। वो कैसे? अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर बल का, फोर्स का, वो होता है √F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला भी आप याद रखिए। कभी आपसे F पूछे और F1 F2 और थीटा दिया हुआ तो फोर्स आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो फॉर्मूले को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा इस वाले को। अब इन्होंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो फॉर्मूला इस तरह कन्वर्ट हो चुका है। अब जब हम यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 90 रखेंगे, क्योंकि हमने बोला है ऐसा कि यहाँ पर तो ये कंडीशन तभी होगी तब थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री रखा। थीटा जब हमने 90 डिग्री यहाँ पर रखा है, ठीक है, और cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आ जाएगा हमारे पास F² = F1² + F2²। और इसका हमने क्या किया, स्क्वायर को इधर इस पे रूट लगा दिया, तो क्या आया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैग्नीट्यूड, क्या आया √F1 + F2। ठीक है, F1² + F2², यहाँ पर क्या है स्क्वायर भी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही आ चुका है, लेकिन आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है कि ये कितना होता है 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपसे बोला है एक इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन है वृत्त की, यानी कि ये वृत्त का समीकरण आपको दिया हुआ है और त्रिज्या यानी कि रेडियस आपसे पूछी है। तो ये जो इक्वेशन है x² + y² - 6x - 8y + 24 = 0, इसको आपने कंपेयर करना है वृत्त के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी कि जो वृत्त का मानक समीकरण है उससे। और ये मानक समीकरण आपको ज़रूर याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, ये वाला लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमसे इक्वेशन दी हुई है हमको उससे इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 आ जाएगी, 2f की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24। तो यहाँ से हमने g की वैल्यू निकाल ली है और f की और c की। अब त्रिज्या का भी एक फॉर्मूला होता है GF/c की फॉर्म में। जी, एफ और सी की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि त्रिज्या यानी रेडियस का जो फॉर्मूला है वो GF/c की फॉर्म में है। ये फॉर्मूला भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक आप शीट या एक पेपर बना लीजिए जिसपे फॉर्मूलाज आप खाली लिख सकें। तो जैसे आपने वृत्त का मानक समीकरण लिखा है वैसे ही त्रिज्या का फॉर्मूला लिखेगा √G² + F² - c। सिंपली आपने अब GF/c की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने अगर त्रिज्या का आ जाता है और आपको वृत्त का मानक समीकरण नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन क्या ये टफ था, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और आपको 4 नंबर ही दिलवाएगा, क्योंकि यूपीटीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से फॉर्मूला इसका लर्न करना है। इसका दूसरा भी एक तरीका है जिसको आप स्क्वायर बनाकर इसको सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा
लेंदी हो जाता है, लेकिन जब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है तो लेंदी मेथड करना बेकार है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य यानी कि जियोमेट्रिक मीन 6 है और समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन 6.5 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स क्या होगा? आपको जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ठीक है, एपी और जीबी से रिलेटेड, और पूछा है संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर आपको जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। सबसे पहले आप कोई भी दो संख्याएं मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए या ए बी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? एक्स वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। मान लेते हैं दो संख्याएं अगर एक्स वाई हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स वाई। अगर आप ए बी मानते हैं तो अंडर रूट ए बी, अगर आप डी एफ मानते हैं तो अंडर रूट डी एफ, यानी कि वो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और उनका स्क्वायर रूट, तो वो क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स वाई। अब अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है कितनी? 6, तो अंडर रूट एक्स वाई किसके इक्वल रख दिया हमने? 6 के, और इसका स्क्वायर कर दिया, इतना तो आपको पता ही होगा, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन की, समांतर माध्य की। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2, यानी संख्याओं का योग अपॉन 2, चाहे ए बी मान लीजिए चाहे एक्स वाई मान लीजिए। तो समांतर माध्य क्या होता है? अर्थमेटिक मीन x प्लस वाई अपॉन 2, और ये कितना दिया हुआ है? 6.5। तो जब इस दो की लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 13, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन का ये छोटा सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला याद है, तो आप ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है यहाँ पर, तो एक इक्वेशन बन जाएगी सेकंड हमारे पास। अब एक सिंपल फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? ये बहुत एग्जाम में काम आता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर से पढ़िएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब जब आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर इधर से हट जाएगा और इधर रूट लग जाएगा। अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू भी पता है 13, तो 13 का स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू पता है 6, एक्स वाई की वैल्यू पता है 36, तो यहाँ पे हमने 36 रख दिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। 13 का स्क्वायर 169, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन 144, इनका डिफरेंस 25, और 25 किसका रूट होता है? 5 का रूट होता है। तो x माइनस वाई निकल कर आया यहाँ से कितना? 5। x प्लस वाई हमें ऑलरेडी पता है, तो वो कितना है? 13। अब आपसे पूछा है संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी ये पूछा है। अब इसको आप कैसे तोड़ोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, बस ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और आंसर क्या आ जाएगा? 65। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 65। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एंगल आपको यहाँ पर बताना है, एंगल BOA। डायग्राम में आपको आप देख सकते हैं A है, B C, ठीक है, यहाँ पर क्या है? C है, ये O है यहाँ पर, और ये क्या है? F है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो गिवन है वो देख लीजिए, आपको गिवन है CFB, CFB आपको दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। सेकंड आपको दिया हुआ है ACF, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ACF या FCA आप इसको बोल सकते हैं, कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। दो एंगल आपको दिए हुए हैं। अब आपको FCA कितना दिया हुआ है? 50। अब ध्यान रखिएगा, डायग्राम को देखते पता चलना चाहिए कि जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, समझ रहे हैं आप? जो ये वाला आउटर एंगल है, बाहरी है एंगल, वो किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा।
क्योंकि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर और परिधि पर बनने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, ये जीवा है, इससे कहाँ पर कोण बन रहा है, ये है स्पर्श रेखा पर और परिधि पर। ये स्पर्श रेखा भी है और इसकी परिधि भी है वृत्त की, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, जो यहाँ पर बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते समझ जाना है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी जो CBA है ये वाला एंगल ये भी 50 हो जाएगा, ये वाला 50 और ये वाला भी कितना हो गया 50। क्लियर है इतनी बात। तो जो CBA एंगल है, CBA, ठीक है, जो ये CBA एंगल है ये कितना आ गया 50, तो हमने लिख लिया। जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल। अब आगे क्या कहता है कि एंगल अब हम CAB निकालेंगे। समझिएगा एक चीज़ को, ये जो सीधी लाइन है यहाँ पर जो ये एंगल है F वाला और जो B वाला एंगल है, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो एंगल A होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है कि एंगल B और एंगल F का जो योग होगा वो एंगल A के बराबर होगा। B हमने अभी निकाला है 50 और F कितना है 30, तो A कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन यानी कि 80 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, तो CAB कितना हुआ, एंगल B और एंगल F का एडिशन यानी कि 80 डिग्री। क्लियर है इतना। अब हमें क्या चाहिए, पूछा है हमसे यहाँ पर BOA, ये O वाला एंगल पूछा है, O वाला। तो अगर हमें C पता चल जाए ना, ये वाला C, तो O हम निकाल सकते हैं। कैसे वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, पहले C एंगल निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर B आ गया है 50, A कितना आ गया 80, तो C कितना आ जाएगा 50। कैसे, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 50 है, ये कितना है 80 है, ठीक है, तो कितना हो जाता है, दोनों जोड़ के 130। तो 150 180 में से 30 निकालेंगे तो बचेगा कितना 50, तो ये वाला कितना C कितना हो जाएगा 50। देखिए इस तरह से तीनों का योग 180 डिग्री। अब एक 50 है एक 80 है, एंगल B कितना है 50, एंगल A कितना है 80, एंगल C पता करना है, टोटल 180 है। इन दोनों को ऐड किया 130 आ गया, माइनस कर दिया और AC भी कितना आ गया 50, यानी जो ये एंगल है ये 50 आ चुका है। अब आपने एक थ्योरम बहुत बचपन से सुनी होगी कि त्रिभुज के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का कितना होता है, बताइए, डबल होता है। त्रिभुज के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो अगर ये 50 है C, तो O हो जाएगा 100। समझ गए, क्योंकि सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का होता है डबल, और ये डबल होता है, और ये कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 100। ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है, डबल हो जाएगा एंगल C का, वो कितना था 50, और BOA कितना हो जाएगा 100। तो इसमें 2-3 चीज़ें लगी हैं, आपको ध्यान रखनी है। किसी भी क्वेश्चन में ये थ्योरम्स जो हैं यूज़ हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये आज के हमने 5 क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है, आगे इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं, ये आप पर ही डिपेंड करता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे। पहला फैक्टर ये है इसको कंटिन्यू रखने का, दूसरा ये है कि इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी जो बार बार TGT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस तैयारी को आगे अच्छे से कंटिन्यू करना चाहते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच रहे थे कि पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपको कोई डाउट है स्टडी रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझसे बेझिझक वहाँ पर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।